गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पिछला लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिटर्मिनेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ एपी, जीपी, एचपी इन डिटर्मिनेंट, है ना। आइए हम लोग सबसे पहला हेडिंग मारते हैं, यूज़ ऑफ AP, GP and HP in a determinant। इन डिटर्मिनेंट हम लोग अब देखेंगे कि डिटर्मिनेंट में AP, GP, HP का यूज़ कैसे करें। आओ बच्चों, आपको एकदम दिमाग नहीं लगाना है। मैं जो भी अभी पीछे का चैप्टर उठा कर जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो पहले आपको लिखवा दूँगा। जैसे कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर वाला भी कंसेप्ट देखे हो कि पहले जो भी मैंने पढ़ाया उसको पहले लिखवा दिया कंसेप्ट को, उसके बाद आगे तब क्वेश्चन बताया। सेम हम लोग इसमें भी वही सेम काम करेंगे। आइए कुछ बात को हम लोग जान लें। अब इधर आ जाइए, कंसेप्ट नंबर 1 लिखिए। कंसेप्ट नंबर 1 में है बेटा कि अगर 3 नंबर हो या 3 से अधिक नंबर हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि A, B, C ये 3 नंबर आपका AP में है। किस में है ये 3 नंबर? AP में है। तो ये log A, log B और log C ये आपका GP में आएगा। ये किस में आएगा? GP में। कोई भी 3 नंबर अगर AP में होगा उसमें आप log ले लोगे तो वो किस में आ जाएगा? GP में आ जाएगा। ये सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ रखा है जब आपको मैं 11 में पढ़ाया था। कौन सा चैप्टर? AP, GP, HP सीक्वेंस सीरीज। उस समय बताया था, क्या बताया था कि अगर 3 नंबर A, B, C AP में होगा तो उसमें अगर आप log ले लेंगे तो वो नंबर किस में बदल जाएगा? GP में बदल जाएगा। 3 से भी अधिक नंबर हो सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आओ बच्चों थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। दूसरा नंबर अगर मान के चलो कि आपको लिखा हुआ है log A, log B और log C, ये आपका GP में। किस में है ये? GP में। log A, log B, log C किस में है? GP में। तो यहाँ से अगर हम लोग कर पाएँ A, B और C तो ये आपका AP में होगा। किस में होगा? AP में। यानी log हट जाए और आर्गुमेंट सब बच जाए तो वो किस में आएगा? AP में। यानी इसका उल्टा, ये जो देख रहे हैं इसका क्या है? ये उल्टा, वाइस वर्सा। अब इधर ध्यान दीजिए, A, B, C अगर AP में होगा तो log A, log B, log C किस में होगा? GP में होगा। अगर log A, log B, log C GP में होगा तो A, B, C किस में होगा? AP में होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हुई बात? अब आइए आगे हम लोग दूसरा कंसेप्ट को देखते हैं। दूसरा कंसेप्ट है बेटा कंसेप्ट नंबर 2। इधर ध्यान दो, हम लोग कुछ नंबर को मान रहे हैं, कुछ एलिमेंट को मान रहे हैं, कुछ ऐसा A1, A2, A3 ये आपका AP में है। B1, B2, B3 ये भी आपका AP में है। C1, C2, C3 ये भी आपका AP में है। किस में है ये? AP में है। ये 3 नंबर AP में है, ये 3 नंबर AP में है, ये 3 नंबर AP में है। अब हम लोग एक डिटर्मिनेंट को ले रहे हैं। वो डिटर्मिनेंट है डेल बराबर, इधर ध्यान दो, डेल बराबर A1, A2, A3 यानी ये जो 3 नंबर है इसको मैंने डिटर्मिनेंट में रख दिया। फिर इस 3 नंबर को रखो तो ये हो जाएगा B1, B2, B3, C1, C2, C3। ये जो डिटर्मिनेंट आया इसका वैल्यू आएगा 0। क्या आएगा? 0। ध्यान दो बच्चों, ये जो फर्स्ट रो है A1, A2, A3 क्या ये AP में है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि A1, A2, A3 किस में है? AP में है। फिर B1, B2, B3 किस में है? AP में है। फिर C1, C2, C3 किस में है? AP में है। तो ये भी रो AP में हो गया, ये भी रो AP में हो गया, ये भी रो AP में हो गया। तीनों रो AP में हो गया तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। अब याद रखिए, ये अगर आपको थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और कोई भी 3 रो या कोई भी 3 कॉलम अगर आपका AP में हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। याद हुई बात कि नहीं? बताओ यार, क्या मैंने बताया? मैंने बताया कि कोई भी 3 रो या कोई भी 3 कॉलम अगर आपका AP में है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 हो। एकदम ये दिमाग में रख लो यार।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन, आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे टिक कर दोगे सर इसका आंसर 0 है ना। आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो देखोगे कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको देखते ही आप आंसर कर दोगे कि सर ये 0 होगा। आप इसको सॉल्व भी मत करो, मैं बता रहा हूँ ये 0 होगा। बात समझ में आ रही? इसलिए जितना कंसेप्ट आपको बताया जाए वो सारा कंसेप्ट आपको याद रखना है। क्लियर? आइए हम लोग थर्ड कंसेप्ट को देखते हैं। अब आओ बच्चों, हम लोग थर्ड कंसेप्ट को देखते हैं। कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3। इधर थोड़ा ध्यान दो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मान लो ये A, B और C है, अब P, Q और R है, 1, 1, 1 है। इधर ध्यान दो बच्चों, कोई एक रो या कोई एक कॉलम अगर 1, 1 रहे, जैसे ये रो क्या है 1, 1, और इस दोनों में से कोई भी एक रो अगर आपका AP में हुआ, जैसे मान लो इसी को आप मान लो ये AP में हुआ, तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा? 0 आएगा। मैंने क्या बताया? कोई एक रो या कोई एक कॉलम 1, 1 रहे और अदर दो में से कोई एक उसमें से AP में रहे तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। मैं फिर बता दे रहा हूं, 25 बार बताऊंगा जब तक कि आप समझ ना जाओ। इधर ध्यान दो, क्या मैंने बताया? कोई भी डिटर्मिनेंट रहे, कोई एक रो या कोई एक कॉलम 1, 1 रहे, बाकी दो रो या दो कॉलम जो बचा आपका उसमें से कोई एक अगर AP में होगा तो उस टोटल डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। जैसे कि यहां पे देखो बेटा, एक रो आपका क्या है? 1, 1 है, और दूसरा देखो A, B और C ये किस में है? AP में है, तो इस टोटल डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। ये समझिए ट्रिक है। क्या है ये? ट्रिक। बात समझ में आ गई? क्लियर हुई बात? अब आइए कंसेप्ट नंबर 4 में ध्यान दो बच्चों। A1, A2, A3 ये आपका GP में है, उसके बाद B1, B2, B3 ये भी आपका GP में है, ये 3 नंबर GP में है, ये 3 नंबर GP में है, लेकिन दोनों का जो कॉमन रेशियो है वो इक्वल है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कॉमन रेशियो आर इक्वल। बेटा GP है तो GP के लिए कॉमन रेशियो यूज होता है, कॉमन रेशियो जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। अगर दोनों का कॉमन रेशियो इक्वल हो, देखो दोनों अलग अलग GP हो उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दोनों का क्या होना चाहिए? कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर कॉमन रेशियो इक्वल हो गया, सेम हो गया, तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 और ये बराबर 0। इधर ध्यान दो बच्चों, ये आपका GP में है, ये आपका GP में है, लेकिन ये दोनों GP का कॉमन रेशियो R क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। GP में R कैलकुलेट करते हैं ना, R क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। क्या मैंने बताया कि A1, A2, A3 ये किस में होगा आपका? GP में। B1, B2, B3 ये GP में। अलग अलग GP हो सकता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन किंतु परंतु क्या कि दोनों का जो R है वो इक्वल होना चाहिए। R का मतलब क्या हुआ? कॉमन रेशियो। दोनों GP का जो कॉमन रेशियो वो कैसा होना चाहिए? इक्वल। अगर ऐसा आ गया तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आ गया। अब बताओ, अब बोलोगे सर ये C1, C2, C3 क्या? ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हुई कि बात नहीं? ये C1, C2, C3 या तो रियल होगा या फिर इमेजिनरी। क्लियर? यानी C1, C2, C3 को हम लोग बोल सकते हैं कि ये कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर को नहीं समझ पा रहे हो तो आप सिंपल समझो कि C1, C2, C3 क्या है आपके लिए? एक रियल नंबर है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो रही है बात? मैंने क्या बताया फर्स्ट में कि अगर तीनों कॉलम या तीनों रो AP में रहे तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। दूसरा क्या मैंने बताया कि एक रो या एक कॉलम 1, 1 रहे, अदर जो बच गया दो रो या दो कॉलम उसमें से कोई एक AP में रहे तो उसका भी क्या होगा? वैल्यू क्या होगा डिटर्मिनेंट का? 0 होगा। मैंने ये बताया, आपको क्या बताया? चौथा कंसेप्ट कि अगर दो रो या दो कॉलम अगर आपका GP में रहे तो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू 0 तभी आएगा जब दोनों GP का कॉमन रेशियो क्या हो? सेम हो। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? चलिए अब ध्यान दो बच्चों, चारों कंसेप्ट को हम लोगों ने ध्यान से देख लिया, ध्यान से पढ़ लिया, दिमाग में बैठा लिया। अब आ जाओ इधर, ये पहला क्वेश्चन है आपका
क्या लिखा हुआ है, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन द डिटर्मिनेंट इतना इज 1x 0 2x, यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है आपका 1 है या x है या 0 है या 2x है। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान दो, मैं आपको ट्रिक यूज करवा रहा हूं। देखो इस x को अगर आप कांस्टेंट मान के चलते हैं, है ना, मैं दो तरह से बताऊंगा इसको। अगर इस x को अगर आप कोई कांस्टेंट मान के चलते हैं तो देखो आप जानते हो किसी भी एपी में अगर कांस्टेंट को आप जोड़ रहे हो या कांस्टेंट को घटा रहे हो तो वो क्या होगा, एपी में ही रहेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, आप इस x को अभी हटा लो तो 2 3 4 ये किस में है, एपी में है। किस में है, एपी में है। और इसमें कोई एक कांस्टेंट को अगर आप जोड़ोगे तो वो किस में होगा, एपी में ही होगा, है ना, एपी का प्रॉपर्टी है ये। इधर ध्यान दो 3 4 5 ये किस में है, एपी में। अगर इसमें कोई कांस्टेंट को अगर आप जोड़ रहे हो तो ये भी किस में होगा, एपी में होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, आपको ए बी सी के बारे में भी बोला है कि ए बी सी किस में है, एपी में है। तो ए बी सी किस में हो गया, एपी में। इससे 2 से गुना कर दो, अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो जो नया नंबर आएगा वो भी किस में होगा, एपी में ही होगा। तो 2a 2b 2c किस में होगा, एपी में होगा। अगर कोई कांस्टेंट को आप जोड़ देते हैं तो नया नंबर जो बनेगा वो भी किस में होगा, एपी में। तो इसको अगर जोड़ भी दिए तो ये किस में होगा, एपी में। यानी इसका तीनों कॉलम किस में है, एपी में है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, ये तो आप समझ गए, ये समझ गए, इसमें थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही होगी। इधर ध्यान दो, ए बी और सी ये किस में है आपका, एपी में है। अगर आप कोई भी कांस्टेंट से अगर इस एपी को गुना करते हैं तो वो नया जो एपी बने, नया जो सीक्वेंस बनेगा वो भी किस में होगा, एपी में होगा। जैसे ये आपका सीक्वेंस है एपी में, तो 2a 2b और 2c अगर किसी एपी को कांस्टेंट से आप गुना करोगे तो नया जो नंबर तैयार होगा वो भी किस में होगा, आपका एपी में होगा। बात समझ में आ रही है। अब इधर ध्यान दो बच्चों, अगर इसमें हम लोग किसी कांस्टेंट को जोड़ रहे हैं तो जैसे मान लो कि 2a और प्लस x, 2b और प्लस x और 2c और प्लस x, तो ये जो नया नंबर तैयार हो रहा है ये भी किस में होगा, आपका एपी में होगा। बात समझ में आई कि नहीं। यानी हम लोगों से यहाँ से पता चल गया कि ये भी किस में है, आपका एपी में है, ये भी किस में है, आपका एपी में है, और ये भी किस में है, आपका एपी में है। जब तीनों रो या तीनों कॉलम आपका एपी में होगा तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा, आपका 0 होगा। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर हो रहा है। अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, ये जो है ना BSEB का पूछा हुआ क्वेश्चन है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में, क्लियर। कितना इजी है बताओ, ये बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा है इसको, और CBSE वाला इसको 2 नंबर में पूछा है। जब हम लोग क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे तो इसका प्रॉपर मेथड को देखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं हम लोग 2 नंबर के लिए। बात समझ में आ गई। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो ऑब्जेक्टिव टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे, और जो कि आपका बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है उसके हिसाब से हम लोग, ऑब्जेक्टिव पूछा तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखेंगे। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम आपको मैं बता रहा हूँ, CBSE का हो, बिहार बोर्ड का हो, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व कराएंगे, तब वहाँ पे हम लोग प्रॉपर मेथड को देख लेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सॉल्यूशन आ गया क्या, या फिर दूसरा आप सॉल्यूशन कर सकते हो, कुछ नहीं, ये जो x लिखा हुआ है ना, इस x का वैल्यू कोई एक सिंगल वैल्यू रख दो, या तो 1 रख दो, 2 रख दो, या तो 0 रख दो। तो हम लोगों का सबसे आसान वैल्यू क्या आता है, 0। जैसे ही यहाँ पे x का वैल्यू आप 0 रखोगे, इधर ध्यान दो, जैसे ही x का वैल्यू आप 0 रखोगे तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये बदल जाएगा, 2 3 4 3 4 5, और उधर से आएगा 2a 2b और 2c। अब थोड़ा ध्यान दो बेटा, 2 3 4 क्या एपी में है, सारे बच्चे बोलो एपी में है सर। ये किस में है, एपी में है, ये भी एपी में है। ये कॉलम किस में, 3 4 5 एपी में है ना। देखो ना, इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 1, इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 1। अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, ए बी सी किस में है, एपी में है। ए बी सी किस में है, एपी में है। तो 2a 2b 2c भी किस में होगा, एपी में। अब ये भी तो बताया ए बी सी ये एपी में है। अगर कोई कांस्टेंट से आप गुना कर दोगे, जो नया नंबर तैयार हो रहा होगा वो भी किस में होगा, एपी में होगा। यानी 2a 2b और 2c आपने 2 से गुना कर दिया, कोई कांस्टेंट से गुना किया, तो नया नंबर जो होगा वो भी किस में होगा, एपी में होगा। तो ये भी क्या हो गया, एपी में हो गया। जब ये एपी में हो गया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि अगर कोई भी 3 कॉलम या 3 रो एपी में रहे तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए इसका वैल्यू क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, चाहे ऐसे सोचो या इन जनरल वैसे सोचो। क्लियर। अब ध्यान दो बच्चों,
ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे है इफ ए बी सी डी ई एंड एफ आर इन अ जीपी, ये नंबर किस में है बेटा? जीपी में है। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स वाई जेड डिपेंड्स ऑन, एक्स और वाई पे ये डिपेंड कर रहा है, एक्स और जेड पे डिपेंड कर रहा है, वाई और जेड पे, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड। यानी जब इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करोगे तो उस पे ना तो आपका x रहेगा, ना ही y रहेगा, ना ही z रहेगा। डिपेंड्स ऑन x और y का मतलब ये हुआ आपका कि ये टोटल डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पे कहीं पे ना कहीं पे आपका x और y मौजूद रहेगा। क्लियर? इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, अगर कहीं पे x और z आपका रहे, क्वेश्चन यानी इसको सॉल्व करने के बाद x और y z में कोई इक्वेशन आपको तैयार हो गया, कोई फंक्शन आपको तैयार हो गया, तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये टोटल डिटर्मिनेंट इस पे आपको क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट आप समझ जाइए कि अगर ए बी सी डी ई एफ अगर आपका जीपी में है तो क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर आपका जीपी में ही रहेगा या फिर चेंज होगा? तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इधर ध्यान दो बच्चों, मान लो एक आपका सीक्वेंस ले रहे हैं 2 4 8 16 32 64 और इस तरह बढ़ रहा है। सबसे पहला बताओ बेटा, क्या ये जीपी में है? ये जीपी में है। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन रेशियो निकालो, प्रत्येक टर्म में इक्वल है। 4/2 कितना आ रहा है? 2। और 16/8 कितना आ रहा है? 2। 32/16 कितना आ रहा है? 2। 64/32 कितना आ रहा है? 2। यानी ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो कितना है? 2 है। कॉमन रेशियो कितना है? 2 है। अब इधर ध्यान दो, इस 2 का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करो, 16 का स्क्वायर करो, 32 का स्क्वायर करो और फिर क्या करो? 64 का स्क्वायर करो। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं बेटा। 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 4। 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 16। 8 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 64। 16 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 256 और इसी तरह बढ़ते रहेगा, है ना। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये 16 और डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया? 4। 64 डिवाइडेड बाय 16 कितना आ गया? 4। 256 डिवाइडेड बाय 64, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ गया? 4। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नया सीक्वेंस आपको तैयार हुआ ये किसमें हुआ? ये भी जीपी में हुआ। बात समझ में आ गई? यानी कोई भी नंबर अगर जीपी में है तो उसका अगर होल स्क्वायर करोगे तो नया जो आपको सीक्वेंस बनेगा वो भी किस में बनेगा? जीपी में ही बनेगा। बात समझ में आ गई? क्या बात यहाँ तक क्लियर है? यानी इसका मतलब ये हुआ, इधर ध्यान दो, ए बी सी डी ई एफ अगर आपका जीपी में है तो नया जो आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये भी किस में होगा? आपका जीपी में ही होगा। अब बात आई कि सर कॉमन रेशियो चेंज होगा क्या? कॉमन रेशियो चेंज होगा। कैसे? देखो, इसका कॉमन रेशियो कितना था? 2, लेकिन इसका जो होल स्क्वायर करने के बाद कॉमन रेशियो आया उसका कितना आया? 4 आया। लेकिन हम लोगों का जो प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट में, वो क्या प्रॉपर्टी है कि कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए? बस सेम होना चाहिए, कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। दोनों रो या दोनों कॉलम का कॉमन रेशियो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब इधर ध्यान दो बच्चों, आपको लिखा हुआ है ए बी सी डी ई और एफ, ये किस में है? आपका जीपी में है। ध्यान दो, ये जीपी में है। इसका ये टोटल जब जीपी में है तो इसका कोई कॉमन रेशियो होगा और वो कॉमन रेशियो कैसा होगा? इक्वल होगा। कॉमन रेशियो कैसा होगा? इक्वल होगा, क्योंकि ये सेम जीपी है, एक ही जीपी है। जब एक ही जीपी रहेगा तो उसका कॉमन रेशियो क्या होगा? सेम होगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर और एफ स्क्वायर, तो ये भी जीपी होगा और इसका भी जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। कॉमन रेशियो कैसा होगा? सी आर कैसा होगा? इक्वल होगा। ये सी आर लिखा हुआ है। कॉमन रेशियो कैसा होगा? इक्वल होगा। अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, इस 3 टर्म को एक साथ रखा है और इस 3 टर्म को एक साथ रखा है। अब उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट बनाया है तो एक साथ रखा है, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर और उसके बाद है आपका एक्स वाई जेड। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, क्या ये वाला आपका कॉलम जीपी में ही होगा? क्या ये वाला कॉलम आपका जीपी में ही होगा? अब बात ये आई कि सर इस दोनों का कॉमन रेशियो सेम है क्या?
तो मैंने क्या बताया कि ये सब का कॉमन रेशियो कैसा होगा, सेम होगा। तो पहला तीनों का भी सेम होगा, लास्ट वाला तीनों का भी सेम होगा कॉमन रेशियो। तो यहाँ से ये पता चल गया कि जीपी क्या है, जीपी का जो कॉमन रेशियो क्या है, कैसा है, सेम है, इक्वल है। इसीलिए इस टोटल डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलो, इस टोटल डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा आपका 0। बात समझ में आ गई। अब बताओ बेटा, जो 0 आया आपका, क्या वो x पे डिपेंड कर रहा है, क्या वो y पे डिपेंड कर रहा है, क्या वो z पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, ना तो वो x पे डिपेंड कर रहा है, ना y पे, ना z पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x, y और z। क्लियर हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x, y, z, ऑप्शन नंबर डी। कितना इजी प्रॉब्लम बताओ, इसको मेथड से बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, है ना। चलिए छापिए, जल्दी छापो। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इतना वेयर x, y, z आर रिस्पेक्टिवली pth, 2qth, rth, 3rth टर्म ऑफ एन HP इज 1, 2, 3 या फिर 0। ये आपको दिया हुआ है कि ये जो x, y और z है ये क्या है, pth टर्म, 2qth टर्म और 3rth टर्म, ये किस में है, HP में है। हम लोग सिंपली जो है ना, ये सब अगर दिया भी हुआ है, 99% केस में ऐसा होता है कि सिंपली आप AP और HP की तरह ट्रीट करो, वो क्वेश्चन आपको बन जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हम लोग इस पे देखते हैं। अब ध्यान दो बच्चों, आप HP के लिए कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं बताया गया है, आपको कंसेप्ट बताया गया है AP के लिए और GP के लिए। थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, इस वाले GP को आप देखो, मान लीजिए इसको कुछ लेट डेल बराबर इतना। क्लियर। इस वाले GP को x, y, z से आप मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। क्लियर है, मल्टीप्लाइड भी करना है और डिवाइड। और इस x, y, z को यहाँ से पकड़िए और इस रो में ले जाकर डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा x, y, z, और यहाँ से हो जाएगा आपको y, z बटा x, y, z, यहाँ से आ जाएगा z x बटा x, y, z, यहाँ से आ जाएगा x, y बटा x, y, z। क्लियर है। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये हो जाएगा आपको p और 2q और 3r, ये हो जाएगा 1, 1, 1। इधर ध्यान दो बच्चों, yz से yz खत्म हो गया, zx से आपका zx खत्म हो गया, xy से xy खत्म हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या, x, y, z, इसमें आया 1/x, 1/y और 1/z। यहाँ हो गया आपको p, 2q, 3r, 1, 1, 1। ध्यान दो बच्चों, आपको क्या बताया, एक रो आपका किस में हो, AP में हो, एक रो आपका 1, 1 हो और कोई भी दूसरा रो आपका किस में हो, AP में हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब बात को थोड़ा समझिए, इधर ध्यान दो बच्चों, आपका क्या है x, y और z, ये किस में है, आपका HP में है। आप जानते हो कि इसको जैसे ही इस टर्म को उलट देंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये एक नया नंबर जो तैयार होगा वो किस में होगा, AP में होगा। अगर 1/x, 1/y और 1/z कर लेते हैं तो ये किस में आएगा, AP में आएगा। बात समझ में आ गई। अगर AP को उल्टेंगे, AP का रेसिप्रोकल लेंगे नंबर का, तो वो HP में होगा, और HP के नंबर का अगर रेसिप्रोकल लेंगे, उल्टेंगे, तो किस में आएगा, AP में आएगा। अब इधर ध्यान दो बच्चों, x, y, z किस में था आपका, AP में, तो 1/x, 1/y, 1/z किस में होगा, AP में। तो ये वाला रो किस में आ गया, AP में। एक रो आपका 1, 1 और एक रो आपका AP में, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। यानी ये 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इंटू जेड, और ये टोटल डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, 0। ये वैल्यू क्या आ गया, 0। ऑप्शन नंबर देख लो, डी। बात समझ में आ गई, क्लियर हुई बात। चलिए अब हेडिंग मारो बच्चों, पॉलिनोमियल टाइप क्वेश्चन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग पॉलिनोमियल का यूज जो है वो डिटर्मिनेंट में कैसे करेंगे, उस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग आप मार दो पहले, पॉलिनोमियल टाइप क्वेश्चन। इधर ध्यान दो बच्चों, एक नंबर में अगर ax² प्लस bx प्लस c ये बराबर 0, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना। ये कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इधर ध्यान दो बच्चों, इसका अगर रूट आपको अल्फा और इसका रूट अगर बीटा हो, क्वाड्रेटिक का 2 रूट होता है और हम लोग मान के चलते हैं एक रूट अल्फा और दूसरा बीटा। अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक का रूट होगा तो हम लोग पहले बोलेंगे, पहला इन्फॉर्मेशन आपको आएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी बाई ए। दूसरा नंबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। क्या ये सब आप जानते हैं? ये सब आप जानते हैं, क्लियर है? जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया था उस समय आपको बताया। ये सब जितना भी कंसेप्ट है सारा आप देखोगे, वही सब चीज़ मैं डिस्कस करूंगा और आगे प्रॉब्लम बताऊंगा। बात समझ में आ गई? दूसरा नंबर में आ जाओ। दूसरा नंबर है बेटा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो, यहाँ से सम ऑफ द रूट आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका 3 रूट होगा, एक रूट होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा और तीसरा होगा गामा। क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ द रूट आपका आएगा, वो आएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। और दो रूट का प्रोडक्ट का सम आएगा यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका प्रोडक्ट का सम आएगा, वो आएगा सी बटा ए। फिर आएगा तीनों रूट का प्रोडक्ट, ये जो तीनों रूट है इसका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आ जाएगा डी बाई माइनस डी बाई ए। ये भी तीनों कंसेप्ट को आप याद रखेंगे, आगे प्रॉब्लम में यूज होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो रहा है? चलिए अब ध्यान दो बच्चों, इधर ये आपका प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इधर ध्यान दो, लिखा हुआ है इफ अल्फा 1 बीटा 1 आर रूट ऑफ द इक्वेशन इतना एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 बराबर 0 इक्वल टू 0। अल्फा 2 बीटा 2 आर रूट ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 57 इक्वल टू 0 एंड अल्फा 3 बीटा 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 72x माइनस 112 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो, आपको पूछ रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहला देखो बेटा, अल्फा 1 बीटा 1 इसका रूट है, अल्फा 2 बीटा 2 इस क्वाड्रेटिक का रूट है, अल्फा 3 बीटा 3 इस क्वाड्रेटिक का रूट है। और उसी पे देखो डिटर्मिनेंट को भी सेट किया हुआ है, अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 2 बीटा 2, अल्फा 3 बीटा 3। क्लियर है? अब इधर ध्यान दीजिए, अगर आपको रूट्स पता चल जाए और वैल्यू यहाँ पे बैठा दें तब तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन वो लॉन्ग अप्रोच है आपका, उस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन बहुत दिक्कत होगी। आइए हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं। इधर ध्यान दो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो। आपको जो क्वाड्रेटिक है उस पर हम लोग आते हैं। क्वाड्रेटिक है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 ये बराबर 0। इसका 2 रूट है बेटा, एक है अल्फा 1, दूसरा है बीटा 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना अल्फा 1 प्लस बीटा 1 ये बराबर माइनस 8 बटा यहाँ पे है 1 यानी ये आ गया माइनस 8। क्लियर है? अल्फा 1 इंटू बीटा 1 भी निकाल सकते हैं, उसको क्यों नहीं निकाल रहे हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वाड्रेटिक है आपको 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 57 ये बराबर 0। इसका रूट है बेटा अल्फा 2 और बीटा 2। तो यहाँ से अगर अल्फा 2 और बीटा 2 हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 32 बटा 4, ये कट गया तो ये वैल्यू आया माइनस 8। तीसरा क्वाड्रेटिक है आपको 9x स्क्वायर प्लस 72x माइनस 112 इक्वल टू 0। इसका रूट है बेटा आपको अल्फा 3 और बीटा 3। तो अल्फा 3 प्लस बीटा 3 ये बराबर आएगा माइनस 72 बटा 9, ये कट गया, ये भी आ गया आपका माइनस 8। क्लियर है बच्चों? थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, ये जो डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है इस पे हम लोग आते हैं। इस डिटर्मिनेंट को कुछ मान लीजिए आप, मैं मान रहा हूँ कि लेट डेल बराबर इतना। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे ना कि हम लोगों को अगर पता चल जाए अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 2 बीटा 2, अल्फा 3 बीटा 3, तब तो बात बन जाएगी, तब तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या काम कर रहे हैं, इस दोनों रो को जोड़ दीजिए, कॉलम को जोड़ दीजिए, ये वाला कॉलम को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो C2 को चेंज कर दीजिए और लिखिए C2 प्लस C3। तो जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे बेटा तो ये जो डेल आएगा वो आएगा 1 1 1, ये दोनों आपस में जुटेगा तो ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 2 प्लस बीटा 2 और अल्फा 3 प्लस बीटा 3। उसके बाद आएगा बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। क्लियर है? अब इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो बच्चों। अब हम लोग थोड़ा सा आगे काम करेंगे, इसी पे देखो, थोड़ा सा आगे हम लोग काम करेंगे। इधर ध्यान दो, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू दिया हुआ नहीं है, आप निकाल रहे हो। क्या है बताओ?
अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का वैल्यू क्या है -8, अल्फा 2 प्लस बीटा 2 का वैल्यू भी क्या है -8, अल्फा 3 प्लस बीटा 3 का भी वैल्यू क्या है -8। तो हम लोग इसके आगे लिखेंगे ये 1 1 1 अल्फा 1 बीटा 1, ये वैल्यू क्या है -8, निकाले ना ये भी वैल्यू क्या है -8, ये भी वैल्यू क्या है -8। उसके बाद ये रख दीजिए बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3। अब थोड़ा ध्यान दो बेटा, इस वाले कॉलम से -8 को कॉमन करो तो ये आ जाएगा -8, जैसे ही कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3। अब इधर ध्यान दीजिए, ये दोनों कॉलम क्या है आपका इक्वल है, जब दोनों कॉलम इक्वल होगा तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0, तो -8 इंटू 0 ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर बता दीजिए, डी नंबर। कितना इजी प्रॉब्लम है बताओ यार। चलो अब अगला प्रॉब्लम देखो। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ px³ प्लस qx² प्लस r इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इतना इज इक्वल टू। क्लियर है? अब आओ इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहला आपको है जो क्यूबिक है वो है px³ प्लस qx² और प्लस r बराबर 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं px³ प्लस qx² प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस r बराबर 0 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इधर आ जाइए, इसका रूट बोला है बेटा कि इसका रूट जो है वो अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है। रूट कैसा है? अल्फ़ा बीटा और गामा। अब इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहला इसका निकालेंगे आप सम ऑफ द रूट, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या हो जाएगा -b/a होता है, तो b के जगह पे क्या है q है, तो ये हो जाएगा -q/p। दूसरा आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। क्लियर है? इसका जो वैल्यू आएगा वो आता है, क्या आता है बोलो, c/a। c का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 0/p, ये टोटल आ गया आपको 0। अब इधर ध्यान दो बच्चों, फिर आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये हो जाएगा d/a होता है, तो d के जगह क्या है r/p। बोलो सही? अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, अब आते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट में क्या दिया हुआ है बोलो, ये वैल्यू आपको पता चल गया टोटल। अब आते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट में आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, इसको मान लीजिए कुछ लेट डेल बराबर इतना मान लिए। अब मानने के बाद अब थोड़ा सा ध्यान दो, आपको एक वैल्यू पता है क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा, इस टोटल का वैल्यू कितना है 0 है। अगर इस डिटर्मिनेंट में वो आप तैयार कर पाएँ, अगर इस डिटर्मिनेंट में वो तैयार कर पाएँ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ सकता है। अब आ जाओ इधर थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग कॉलम 1 में काम करेंगे, तो कॉलम 1 को जब ऑपरेट करेंगे कैसे करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी टोटल को आप इस कॉलम में जोड़ दीजिए। तो जब आप जोड़ेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दो, इस टोटल को जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो, इस टोटल को जब आप जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, यानी ये सेम कंडीशन पे आ गया ना, इसी तरह आ गया। तो ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। क्लियर है? फिर इसको जब आप जोड़िएगा तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा पहले आया, फिर बीटा इंटू गामा और फिर प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। इसको भी लिख दीजिए, सजा के लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। क्लियर है? और फिर इस दोनों कॉलम को सेम उतार दिए, क्योंकि इस पर कोई ऑपरेशन आपने नहीं किया, तो ये हो जाएगा बीटा गामा गामा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा, ये आ जाएगा गामा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा और बीटा गामा। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब इधर ध्यान दो, क्या इसका वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, क्योंकि आप पहले ही निकाल चुके हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका वैल्यू क्या आएगा 0। तो ये हो जाएगा आपको 0 0 0, और इधर आ जाएगा बीटा गामा गामा अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा। क्लियर है बच्चों? इधर आएगा गामा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा और बीटा गामा, और ये टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आप जानते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर में कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम अगर सारा एलिमेंट 0 आ गया तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया 0, यानी ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में जिस ऑप्शन में 0 आएगा वही क्या हो जाएगा आपका
ऑप्शन होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बेटा, आज हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ही कर रहे हैं, ये समझो आप ना, जेईई मेन के लिए हो या ऑब्जेक्टिव लेवल के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? चलिए अगला प्रॉब्लम को देखिए। अब ध्यान दो बच्चों, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इफ़ ए बी सी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ - 12x² + 39x - 21 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, डिटर्मिनेंट a + c, a - b, b - c, b + c, c + b, c - a और c। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या करना है आपको? फाइंड करना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बेटा, आओ इसको देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो। सबसे पहला कि इस क्यूबिक को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस क्यूबिक को ध्यान से देखने के बाद ये पता चला कि इसका रूट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है? ABC। तो आइए इस बात को हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या? x³ - 12x² + 39x और -21 ये बराबर 0। इसका 3 रूट है, एक है A, एक है B और दूसरा है क्या? C। क्लियर है? इसमें 3 इन्फॉर्मेशन आपको पता है। पहला इन्फॉर्मेशन है आपको कि सम ऑफ द रूट, तो a + b + c, इसका रूट क्या है? ABC, तो a + b + c ये हो जाएगा -b/a, तो ये हो जाएगा बेटा -b का वैल्यू क्या है? -12, तो ये हो जाएगा -12/a, a का वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस, इसका वैल्यू आ गया 20, यानी a + b + c का वैल्यू क्या आ गया? 12 आ गया। फिर आएगा a × b + b × c + c × a, इसका वैल्यू क्या आएगा? c/a, तो c का वैल्यू क्या है? 39 और बताइए, तो ये हो जाएगा 39/1, ये हो जाएगा आपको 39। और तीसरा इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी अल्फा × बीटा × गामा, तो यहाँ पे a b c है, तो a × b × c ये बराबर क्या हो जाएगा बोलो आपको? ये हो जाएगा -d/a होगा, तो ये हो जाएगा -21/1, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 21। क्या यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, इस डिटर्मिनेंट को आपको तोड़ना है और इस तीनों के टर्म में लिखना है। a + b + c के टर्म में लिखना है, ab + bc + ca के टर्म में लिखना है और a × b × c के टर्म में। क्योंकि जब ये टूटने के बाद इस फॉर्मेट में आएगा तभी आप वैल्यू को पुट कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तभी इस डिटर्मिनेंट का क्या होगा? वैल्यू निकलेगा। सबसे पहला काम आपका क्या है कि इस डिटर्मिनेंट को तोड़ने के बाद इस फॉर्मेट में लेके आए। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आइए इस डिटर्मिनेंट को हम लोग तोड़ते हैं और इस फॉर्मेट में लेके आते हैं। अब हम लोगों को काम क्या करना है? इसको उस फॉर्मेट में बनाना है। तो ये पहला काम हम लोग करेंगे a × b × c और डिवाइडेड बाय a × b × c, यानी a × b × c से आपको मल्टीप्लाई भी करना है और a × b × c से डिवाइड भी करना है। जब आप काम करोगे तो ये हो जाएगा आपका a + c और a - b, फिर ये आ जाएगा आपको बेटा b - c, b और b + a, फिर ये आ जाएगा c + b, c - a और c। थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, अब आपका काम होगा वो काम कुछ ऐसा होगा। ध्यान दो इधर, इस a को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, इस b को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो और इस c को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप कॉलम पे ऑपरेशन कर रहे हो, तो उस बात को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि C1 को आपने चेंज किया कि C1 को चेंज करेंगे a × C1 और C2 को चेंज करेंगे b × C2 और C3 को चेंज करेंगे और वो होगा c × C3। अब जब चेंज होगा तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, यहाँ पे a b c, तो ये गुना हो गया, ख़त्म हो गया, यहाँ पे हो गया 1/a × b × c। अब ध्यान दो बेटा, जब इस वाले कॉलम को a से गुना करोगे तो ये आएगा a², ये होगा a² + ac, ये हो जाएगा a² - ab। क्लियर है? इस कॉलम को जब आप b से गुना करोगे तो ये हो जाएगा b² - bc, ये हो जाएगा b², ये हो जाएगा b² और प्लस ab। फिर इधर ध्यान दो, इस कॉलम को जब आप c से गुना करोगे तो ये हो जाएगा c² प्लस bc लिखिए या cb लिखिए तो बात बराबर ही है। इस वाले को जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा c² - ac लिखिए या ca लिखिए, ये तो बात सेम ही है, और ये हो जाएगा आपको c²। क्लियर है बच्चों? अब थोड़ा सा ध्यान दो, आप दिमाग लगाओ बेटा, अगर इस तीनों को आप जोड़ते हैं तो BC कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a² + b² + c²। अगर इस तीनों को जोड़ते हैं, देखिए AC कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा a² + b² + c²। अगर आप इस तीनों को जोड़ते हैं तो AB और AB कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा a² + b² + c²। अब आइए इधर,
तो ये हो जाएगा C1 को चेंज करेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, जैसे ही चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डेल ABC। जब सारे को आप जोड़ोगे बेटा तो यहाँ पे होगा A² प्लस B² प्लस C²। इस सारे को जब आप जोड़ोगे तो AC कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा A² प्लस B² प्लस C²। ये सारे को जब आप जोड़ोगे तो ये भी आ जाएगा A² प्लस B² और प्लस C²। बाकी दोनों कॉलम में आपने कोई काम नहीं किया तो उसको सेम उतार दीजिए, तो ये हो जाएगा B² माइनस और BC, ये हो जाएगा आपको B², ये हो जाएगा B² प्लस AB। यहाँ से आ जाएगा आपको C² प्लस BC, ये आ जाएगा C² माइनस AC, ये आ जाएगा C²। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मन में किसी तरह का हिचकिचाहट नहीं है? अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों। यहाँ से हम लोग इस वाले से A² B² और C² को कॉमन कर लेते हैं। इस वाले से किस कॉमन करेंगे? इस वाले कॉलम से A² B² C²। इस वाले से हम लोग B को कॉमन कर लेते हैं और इस वाले से हम लोग C को कॉमन कर लेते हैं। जब आप कॉमन करेंगे तो वो देखो कैसा आएगा, डेल बराबर 1/A इंटू B इंटू C। इस वाले कॉलम से हम लोग कॉमन कर रहे हैं A² प्लस B² प्लस C²। क्लियर हो गया? इस वाले कॉलम से हम लोग कॉमन कर रहे हैं B को, इस वाले कॉलम से हम लोग कॉमन कर रहे हैं C को, तो यहाँ से जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा। यहाँ से बचेगा 1 1 और 1, यहाँ पे आपको बचेगा, देखो B यहाँ से और यहाँ से जब कॉमन होगा तो ये हो जाएगा B माइनस C, ये हो जाएगा आपको B और ये हो जाएगा अब B प्लस A। फिर यहाँ से जब कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा कितना बोलो, C प्लस B, ये आ जाएगा आपको C माइनस A, ये हो जाएगा आपको C। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? अब इधर ध्यान दो बच्चों, अब हम लोगों को काम क्या करना है वो देखो। काम करना है आपको कि अब इस डिटर्मिनेंट में आपको मैक्सिमम जीरो लेके आना है। ये B से B कैंसिल हो गया, ये C से C कैंसिल हो गया। मैक्सिमम जीरो लेके आने के लिए देखो काम करेंगे, R1 को चेंज करो R1 माइनस R2 और फिर चेंज करो R3 को, R3 को चेंज करोगे तो R3 माइनस R2 को चेंज करो, R2 को चेंज करोगे तो R2 माइनस R3। क्लियर है? ये काम आपको करो, ये ऑपरेशन करो। जैसे ऑपरेशन करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ से आएगा डेल बराबर 1/A A² प्लस B² प्लस C²। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो, इधर आ जाओ, इधर देखो। A इसमें जब घटेगा तो ये क्या आएगा, 0। जब A इसमें घटेगा तो ये क्या आ जाएगा, B भी खत्म तो माइनस C आ जाएगा, और A जब इसमें घटेगा तो ये देखो C खत्म हो गया है, ये माइनस माइनस प्लस तो A प्लस B आ गया। यानी फर्स्ट रो जो आपका चेंज होगा वो होगा कुछ ऐसा, 0, उसके बाद आएगा माइनस C, उसके बाद आएगा A प्लस B। आप कैलकुलेट करके देखो बेटा, फिर ध्यान दो, फिर दूसरा रो को देखो। जब इसको इससे आप घटाओगे तो ये क्या आ जाएगा आपके लिए, 0। इसको जब इसमें घटाओगे तो B तो घट गया, तो ये क्या हो गया आपको माइनस A। इसको जब इससे घटाओगे तो ये हो गया C कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच जाएगा माइनस A। यानी सेकेंड रो पे जो आएगा वो आएगा आपको सेकेंड रो पे, पहला आएगा आपको 0, दूसरा आएगा माइनस A और तीसरा होगा आपको C कट गया, ये भी आपको आएगा माइनस A। क्लियर है? अब यहाँ पे होगा 1 B प्लस A और ये आ जाएगा आपको C। इस पे कोई आपने काम नहीं किया ऐसा। अब इसको एक्सपेंड कर दो। अब ध्यान दो बच्चों, तो डेल बराबर 1/A A² प्लस B² प्लस C²। इसको जब एक्सपेंड करोगे तो किस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे, किस कॉलम के लॉन्ग, तो फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये 1 तो इधर रो खत्म, इधर कॉलम खत्म, तो ये हो गया आपको माइनस C, ये हो गया A प्लस B, ये हो गया माइनस A माइनस A। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो, डेल बराबर 1/A A² प्लस B² प्लस C²। इधर गुना होगा, ये इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा AC, ये इससे गुना होगा तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा A इंटू A प्लस B। देखो आप कैलकुलेट करके बेटा, ये डेल बराबर हो जाएगा 1/A A² प्लस B² प्लस C²। यहाँ से ध्यान दो AC प्लस, ये इससे गुना होगा A², ये इससे गुना होगा AB। इस सारे से A को कॉमन करो तो हो जाएगा 1/A A² प्लस B² प्लस C²। A को जब कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे C बचेगा,
यहाँ पे ए बचेगा और यहाँ पे बी बचेगा। क्लियर? इस ए से ये वाला ए कैंसिल हो गया। इधर थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है जो आपको याद भी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, याद है? और उसके बाद ये क्वांटिटी फिर से गुना हो गया, तो ए प्लस, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है बच्चों? अब थोड़ा सा ध्यान दो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस सी पे पावर 1, दोनों जब बेस सेम है दोनों का, तो पावर जब गुना होगा, ये जब गुना होगा तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी पे पावर 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इधर ध्यान दो, क्या आपका सेम फॉर्मेट पे आ गया? ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, क्या सेम फॉर्मेट पे आ गया? तो जो वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी उसको यहाँ पे पुट कर दो, और जो वैल्यू है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का उसको यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो और कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आंसर आ रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए, चलो आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आज से हम लोग कमेंट सेक्शन को बंद कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो अपना बैच का बच्चा है वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अदर साइड बच्चा है वो आके जो सो कमेंट करता है, यानी बहुत सारा कमेंट कर देता है, जिससे कि हम लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है और जो भी इधर उधर वाली बात है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। तो हम लोग आज से कमेंट सेक्शन को बंद कर रहे हैं। एक बात है बेटा, जो भी इधर उधर कमेंट कर रहे हो उससे उसके फैमिली का भी नेचर पता चल रहा है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हो। ठीक है? क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम है, ये आपका कोई मूवी नहीं ना चल रहा है, ये एजुकेशन सिस्टम पे आप बैठे हो और एजुकेशन सिस्टम पे आप इस तरह का कमेंट कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है ना? इसीलिए आज से हम लोग कमेंट सेक्शन को बंद कर रहे हैं। क्लियर? अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत होगी या कोई भी कमेंट करना भी होगा कुछ भी, तो आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, वो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कमेंट कर सकते हो। आप नंबर लिख लो 8298531097, ये अपना नंबर है। आप इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जैसे किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ तो आप इसी पे आप क्वेश्चन पूछोगे। बात समझ में आ गई? ये नंबर आप व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कभी भी 24 घंटा ये उपलब्ध है आपके लिए, कभी भी आप इसमें मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इतना समझ जाओ बेटा, जो इस तरह का कमेंट करते हो वो अपना बच्चा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं क्लास में वॉच भी करता हूँ और देखता भी हूँ कि ये अपना बच्चा नहीं हो सकता, ये अदर साइड बच्चा है जो कि क्लास को, जो कि वीडियो लेक्चर को डिस्टर्ब करना चाह रहा है ना? लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो सारा ऑप्शन मेरे पास भी है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसलिए आज के बाद कमेंट सेक्शन में बंद कर रहा हूँ, और जो भी आपको परेशानी होगी वो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेंगे। चाहे कोई आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो भी, या फिर कुछ भी आपको मैसेज भी करना होगा तो भी आप इसी नंबर पे कर देंगे। क्लियर? ये समझो ये मेरे पास ही नंबर रहता है, ये ऑफिस में वाला नंबर नहीं, ये समझो कि ये मेरे पास नंबर रहता है, इसका व्हाट्सएप नंबर, और मैं खुद रिप्लाई करूँगा इसका। बात समझ में आ गई? इसलिए आपको कोई भी परेशानी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। क्लियर है? अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, जो आउटसाइडर बच्चा है वो सिर्फ आप कमेंट क्या कर रहे हो यार, आप सिर्फ पढ़ाई में फ़ायदा उठाओ, है ना? अगर ज़्यादा इधर उधर कमेंट करोगे तो मुझे क्या करना होगा? बंद कर देना होगा। वैसे भी बहुत जल्दी हम लोग ऐप लेके आ रहे हैं, उससे क्या होगा कि जो मेरा बच्चा है वही सिर्फ पढ़ेगा उस ऐप से, अदर साइड बच्चा नहीं पढ़ सकता है उसमें, और बहुत जल्दी हम लोग तैयार भी कर रहे हैं, है ना? इसलिए जो भी मेरा बच्चा है, जो स्टूडेंट है मैथ्स वर्ल्ड का, वो ये समझ ले कि बस बहुत जल्द ऐप्स आने वाला है, यूट्यूब पे हम लोग लेक्चर भी बंद करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तब ऐप्स में क्या होगा आपको कि एक कोड भेजा जाएगा, जो यहाँ के बच्चे हैं उसको एक कोड भेजा जाएगा और वो कोड से खुद पढ़ाई कर सकते हैं। उस ऐप्स को डाउनलोड कर लेंगे और वो कोड डालेंगे तो आपका पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यूट्यूब में मैं पढ़ा रहा हूँ और सेम चीज़ वहाँ पे भी आपको उपलब्ध होगा। वीडियो लेक्चर मैं बनाऊँगा और उस ऐप्स में मैं डालूँगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है बच्चों? चलिए आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।